नेक्स्ट टॉपिक बेटा है एलोट्रॉप्स के बारे में कि एटम एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं एलिमेंट्स के एटम। सो डेफिनेशन सबसे पहले कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स, ये प्रॉपर्टी किसकी है? एलिमेंट्स की है। टू एग्जिस्ट, के वो मौजूद हों इन डिफरेंट मुख्तलिफ फिजिकल फॉर्म्स। फिजिकल फॉर्म से मुराद कि वो सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की किसी भी हालत में वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाए जाएं। अब सॉलिड हैं, उनकी शेप डिफरेंट होगी, उनकी हार्डनेस डिफरेंट होगी, उनकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन होंगे वो एक ही फिजिकल स्टेट में। इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। फिजिकल फॉर्म्स से मुराद उनकी शेप भी हो सकती है, उनकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ठीक है, उनकी कंडक्टिविटी भी हो सकती है कि वो कंडक्टिविटी कैसे शो करते हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की जिसमें वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। अब एलिमेंट एक हो लेकिन वो एग्जिस्ट किसी जगह पर अर्थ में किसी और तरह कर रहा हो, किसी जगह अर्थ में किसी और तरह कर रहा हो। एलिमेंट एक ही है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाएं, यानी उसकी शेप डिफरेंट हो, आपस में स्ट्रेंथ डिफरेंट हो, कंडक्टिविटी डिफरेंट हो डिफरेंट जगहों पर अर्थ के अंदर, इसको हम बोलेंगे एलोट्रॉपी। These different forms in the same physical state, ये भी शर्त है कि ये जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं वो फिजिकल स्टेट उनकी सेम हो। यानी अगर तो एक एलोट्रॉप सॉलिड है तो दूसरा भी साथ में उसके सॉलिड ही होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टेट भी उनकी सेम हो और वो हों भी एक ही एलिमेंट्स के, और लेकिन उनकी फिजिकल फॉर्म्स जो हैं, शेप, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, ये डिफरेंट हो आपस में। इनको एलिमेंट्स की इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बाल्स। अब डायमंड ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, एलिमेंट कार्बन है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन है। बक्की बाल्स ये भी कार्बन के हैं। आर थ्री इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं। अब कार्बन एलिमेंट तीनों में सेम है कि तीनों ही कार्बन के ही एलिमेंट हैं, लेकिन ये कार्बन के एलिमेंट एक फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि डायमंड है। इसकी शेप, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी डिफरेंट है। ग्रेफाइट दूसरी फॉर्म है जिसमें कार्बन पाया जाता है, इसकी शेप, स्ट्रेंथ डिफरेंट है। बक्कीबाल तीसरी फिजिकल फॉर्म है जिसमें पाया जाता है, इसकी शेप, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी डिफरेंट है। और ये तीनों ही सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है और बक्कीबाल भी सॉलिड है, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स किसी एलिमेंट की वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें वो नेचर के अंदर डिफरेंट फॉर्म, फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं आइसोटॉप्स के साथ। अब आइसोटॉप्स क्या थे? वो सेम एलिमेंट के एलिमेंट वहां सेम था लेकिन उनके एटम्स डिफरेंट थे। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे, ठीक है। जैसे कार्बन है तो उसका एक कार्बन का एक आइसोटॉप है एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। कार्बन का एक और आइसोटॉप है एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 13। कार्बन का एक और आइसोटॉप है एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 14। ये तीन आइसोटॉप्स कार्बन के थे। अब ये तीनों आइसोटॉप हैं, ये एलोट्रॉप क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कार्बन 6 और इसका मास 12 है ये एक एटम है, लेकिन ये जो कार्बन 6 और मास 13 है ये दूसरा एटम है, ये डिफरेंट एटम है, ठीक है। तो यहां एटम मुख्तलिफ हैं एक ही एलिमेंट के जो एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट मास के साथ। तो आइसोटॉप्स सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को बोलते हैं। यहां एटम मुख्तलिफ हैं आपस में, लेकिन एलोट्रॉप्स क्या होंगे? ये कार्बन भी सेम होगा, यानी अगर ये C6
और 12 वाला आइसोटॉप है, तो ये भी C612 है, ये भी C612 है, यानी यहाँ एटम मुख्तलिफ नहीं है। डायमंड में भी वही एटम होंगे, ग्रेफाइट में भी वही एटम होंगे, और बकीबाल में भी वही एटम होंगे। तो एलोट्रॉप्स सेम आइसोटॉप की डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आइसोटॉप सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ये फर्क है एलोट्रॉप्स और आइसोटॉप्स में। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक ही डेफिनेशन दूसरे की जगह लिखाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स क्यों शो करते हैं एलोट्रॉपी, कि एलोट्रॉपी की जो प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट्स शो क्यों करती हैं। वाई डज एलिमेंट शो एलोट्रॉपी? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स जो कि एटम भी सेम हो, यानी वो आइसोटॉप आपस में डिफरेंट ना हो, अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, इन द सेम फिजिकल स्टेट, एक ही फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट सेम हो, एलिमेंट सेम हो, एटम भी सेम हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, उन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो एक ही एलिमेंट के सेम फिजिकल स्टेट के अंदर, यानी सॉलिड है तो सॉलिड में ही तीनों एलोट्रॉप्स होंगे, उससे हम बनता है एलोट्रॉप। दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट की डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। डायमंड की फॉर्म अलग है, ग्रेफाइट की अलग है, और बक्की बाल की अलग है, ये हम आगे अब डिस्कस करेंगे। तो पहला आइसोटॉप कार्बन का है ग्रेफाइट। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट, ये इसकी पहली बात है कि इसके एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी है कि इसका स्ट्रक्चर फ्लैट है, सीधा बिल्कुल फ्लैट। टू डायमेंशनल, अब टू डायमेंशनल का क्या मतलब है? एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस पर, दूसरी डायमेंशन होगी वाई एक्सिस पर, ठीक है, तो ये दो डायमेंशंस बनेंगी। तो इसके स्ट्रक्चर की दो डायमेंशंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इन दो में, और ये फ्लैट है, यानी ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, फ्लैट है, ठीक है, जिस तरह प्लेट होती है स्ट्रेट, इस तरह का। लेयर्स, फिर इसके इस फ्लैट स्ट्रक्चर की लेयर्स हैं, तहें हैं। किस चीज की तहें हैं? हेक्सागोनली, 6 कोनों वाली शेप की हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट हेक्सागोनल है। फिर वो हेक्सागोन्स की लेयर्स हैं, और वो लेयर्स टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बनी हुई हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैट है। ये तमाम वर्ड्स आपको लिखने जरूरी हैं ग्रेफाइट की डेफिनेशन में, कि ये अरेंजमेंट है कार्बन के एटम्स की ऐसी जिसके अंदर एटम्स फ्लैट हैं, टू डायमेंशनल हैं, लेयर्स हैं, और हेक्सागोनली अरेंज्ड हैं, ठीक है। इन अ लेयर ईच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड, हर कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, टू 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 दूसरे कार्बन एटमों के साथ। अब इस स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि हेक्सागोन ऐसी शेप होती है जिसके 6 कोने होते हैं, ठीक है, ये एक कोना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है। हर कोने पर कार्बन मौजूद है। अब ये कोना एक कार्बन, ये कोना दूसरा कार्बन, ये कोना तीसरा कार्बन, ये 3 कार्बन है। अब ये 3 का जो कार्बन में हर कोना है, ये कोना आगे 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। एक ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 हो गए, ये दूसरे से। अब ये वाला कार्बन हमारा कार्बन था, ये कार्बन आगे जुड़ा हुआ है एक तरफ इस कार्बन से, दूसरी तरफ इस कार्बन से। ये एक हेक्सागोन है। इस हेक्सागोन की यहां मुकम्मल इस तरह यहां लेयर होगी, यहां दूसरी हेक्सागोन्स होंगी, उनकी लेयर होगी।
तो ये हेक्सागोन्स की लेयर इस फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर यूं पड़ी हुई होगी। ये हो गई एक लेयर। अब दूसरी लेयर जुड़ी हुई होगी इसी कार्बन के साथ, क्योंकि इस कार्बन ने आगे एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। अब ये आगे फर्दर ऊपर दूसरी हेक्सागोन से जुड़ेगा, ये ऊपर दूसरी हेक्सागोन के साथ जुड़ा हुआ होता है ऐसे, यूं। अब इस हेक्सागोन की भी इस साइड पर और हेक्सागोन्स होंगी, इधर भी और हेक्सागोन्स होंगी। ये हेक्सागोन्स की ऊपर वाली लेयर है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, दो लेयर्स होंगी। इसी तरह ऊपर तीसरी लेयर आएगी, ठीक है, ये तीसरी लेयर होगी। तो इस तरह ना ये लेयर्स की फॉर्म में ना इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां ये वाला कार्बन था, ये एक कार्बन इस लेयर अपनी लेयर के दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरी कार्बन के साथ, और एक ऊपर दूसरी लेयर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहां जुड़ा हुआ है। तो ये लेयर्स आपस में बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये बॉन्ड वेरी वीक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल है हेक्सागोन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके दरमियान ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये फोर्स टूटती नहीं है, ये कायम रहती है, ठीक है। अब कार्बन के आखिरी शेल में जो है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 बॉन्ड तो बना चुके, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया है। वो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन लेयर्स के दरमियान में यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यूं। अब ये लेयर्स की एक साइड पे हमें जो है वो एक डायमेंशन में, जो कि ये वाला डायमेंशन है, जो ये वाला एक्स एक्सिस वाला डायमेंशन है, इस डायमेंशन में एक्स एक्सिस के डायमेंशन में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से आएंगे, यहां से ऊपर वाली साइड से, तो यहां हमें वाई एक्सिस से इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, ठीक हो गया। तो हमें वाई एक्सिस से इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में नहीं मिलेंगे, एक्स एक्सिस एक डायमेंशन से मिलेंगे, यानी एक डायमेंशन से नहीं मिलते, एक डायमेंशन से मिलते हैं। इसलिए ग्रेफाइट डायमेंशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी शो करता है, वो हम आगे अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये कार्बन की अरेंजमेंट का ये वाला स्ट्रक्चर कार्बन को एक एलोट्रॉप देता है, जो कि हम क्या कहते हैं उसे, ग्रेफाइट। अब हेक्सागोन है, हेक्सागोन की लेयर्स हैं, और वो लेयर्स 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस, दूसरा डायमेंशन वाई एक्सिस, इनके अंदर अरेंज हुए हुए हैं। तो ये ग्रेफाइट की लेयर्स का स्ट्रक्चर है। हर एटम दूसरे कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हर कार्बन एटम नॉर्मल कार्बन एटम है, यानी उसका आइसोटॉप C6 और मास 12 वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट सॉलिड है, और ये सॉलिड होते हुए भी लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? शॉक अब्जॉर्बर, कि वो जो डिफरेंट जो मशीन्स होती हैं, उनके जो पुर्जे होते हैं, उनकी फ्रिक्शन में आपस में रगड़ की वजह से वो उनको जंग ना लग जाए, या वो भुर ना जाए, टूट ना जाए, ठीक है, डिफॉर्म ना हो जाए, शक्ल शेप ना चेंज हो जाए, तो उनके दरमियान में हम लुब्रिकेंट ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे तेल है, मोबिलाइल है, वो इंजन के अंदर लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये जो ग्रेफाइट है ये सॉलिड लुब्रिकेंट है, तो इसको लुब्रिकेंट के तौर पर क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हाउ ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दो इट इज सॉलिड, जबकि ये सॉलिड है। अब वीक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एग्जिस्ट बिटवीन ईच लेयर व्हिच अलाउज द लेयर्स टू स्लाइड ओवर वन एंड अनदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। अब जो इसका लेयर स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस किया है, जिसके अंदर हेक्सागोनल अरेंजमेंट है एटम्स की, हर हेक्सागोनल अरेंजमेंट अपने से ऊपर वाली हेक्सागोनल अरेंजमेंट के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ा हुआ है। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। अब ये जो दो लेयर्स हैं ये आपस में स्लाइड करती हैं। स्लाइड का मतलब कि ये इस तरफ को हेक्सागोन जाएगी, ये हेक्सागोन इस तरफ को जानी है। तो जब इसके ऊपर फोर्स पड़ेगी तो ये स्लाइड कर जाएगी।
स्लाइड करेंगी, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये ब्रेक नहीं होता, ये अनब्रेकेबल है, ये टूटता नहीं है। जब ये नहीं टूटेगा तो जो ग्रेफाइट है इसका स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो ये भुरेगा नहीं, तो ये दब दब भी सकता है और ये स्लिप भी हो सकता है, यानी ये स्लाइड इधर को खिसकेगी तो ऊपर वाली स्लाइडें भी साथ में खिसकेंगी, तो तमाम स्लाइडें एक साथ में खिसकने की वजह से जो है वो इसके अंदर स्लिपरी नेचर आती है। तो स्लिपरी नेचर ही किस तौर पे इस्तेमाल होती है? लुब्रिकेंट के तौर पर। दिस अरेंजमेंट मेक ग्रेफाइट सॉफ्ट, एक तो इसमें नरमी आती है क्योंकि यहाँ लेयर्स दब सकती हैं, एंड स्लिपरी और स्लिप भी हो सकती हैं, मेकिंग इट आइडियल टू बी यूज्ड एट लुब्रिकेंट। इसको हम सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड लुब्रिकेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ सकता है, लेकिन जो सॉलिड लुब्रिकेंट है वो उड़ता नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट को, वहां पर ग्रेफाइट हमारी बेस्ट चॉइस होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि वाई ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, कि ग्रेफाइट कंडक्टर के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है। So graphite is a good conductor of electricity due to free electrons between the layers. Layers के दरमियान में इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन वो 3 से जुड़ा हुआ हो तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये लेयर है, इसमें ये वाला कार्बन एटम एक तरफ इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और एक तरफ इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये 2 कार्बन एटमों से तो यहां जुड़ गया, एक ऊपर वाले लेयर के एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अब इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में वो फ्री होता है, वो इन लेयर्स के दरमियान में ट्रेवल करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें कंडक्शन होती है, क्योंकि कंडक्शन कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज पार्टिकल से कंडक्शन होती है। सो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने का चांस है। नेक्स्ट एलोट्रॉप है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हार्डेस्ट सबसे सख्त, इवन ये एलिमेंट सबसे सख्त है, एंड प्योरेस्ट और प्योर है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है कि इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम फिक्स्ड है और वो फिक्स्ड अरेंजमेंट फिर आगे रिपीट होती है। ठीक है, सॉलिड, उस सॉलिड के अंदर रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या है कि बार बार जो स्ट्रक्चर है, रेगुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। तो ऐसी शेप, इससे ना एक खास शेप बनती है, खास फिक्स्ड शेप बनेगी। सॉलिड जिसके अंदर रेगुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। इन इट्स स्ट्रक्चर ईच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटमों से जुड़ा होता है, फॉर्मिंग अ रिजिड नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल शेप। अब ये टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? जैसे पिरामिड है, एहराम मिस्र है, एहराम मिस्र इस ट्राई एंगुलर शेप का, प्रिज्म शेप का एक जो है वो शेप होती है। अब टेट्राहेड्रल में यूं होता है कि उसके नीचे पैंदा रेक्टेंगल नहीं होता, वो ट्राइंगुलर होता है ऐसे। ये शेप अब बन गई क्या? टेट्राहेड्रल। ये 4 कोने हो गए, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये 4 कोनों वाली शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अब कार्बन एटम ग्रेफाइट के अंदर टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये एक कार्बन है, ये आगे 4 कार्बन एटमों से जुड़ेगा। ग्रेफाइट के अंदर 3 से जुड़ा हुआ था, यहां ये 4 से जुड़ सकता है। तो ये कार्बन ऊपर दूसरे कार्बन इससे जुड़ा हुआ होगा, यहां पर ये इस कार्बन से जुड़ा होगा, यहां पर ये इस कार्बन से जुड़ा होगा, ये 3 कार्बन हो गए और एक चौथा कार्बन यहां पे होगा ऐसे। अब इन तमाम कार्बन एटमों को अगर हम जोड़ दें, यहां इससे जोड़ दें, यहां इससे जोड़ दें, यहां इससे जोड़ दें और यहां इससे जोड़ दें, ये देखें ये पिरामिड तरह की 4 कोनों वाली एक टेट्राहेड्रल बन गई है। अब इस टेट्राहेड्रल की इधर भी लेयर होगी, इधर भी लेयर होगी।
लेकिन जो ये ऊपर वाला कार्बन है ये अगली टेट्राहेड्रल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला कार्बन आगे फर्दर इस कार्बन से जुड़ा होगा। अब ये कार्बन के 3 ये और एक ये 4 हो गए, तो ये टेट्राहेड्रल बन गई। तो ये दूसरी ऊपर वाली ये टेट्राहेड्रल बनेगी। इसी तरह आगे ये फिर मजीद ऊपर टेट्राहेड्रल से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, यूं। और फिर ये यहाँ पे ये दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होगा, तो ये एक और टेट्राहेड्रल हो गई इनके जुड़ने से, ऐसे। तो इस तरह ये टेट्राहेड्रल्स आपस में पूरे कार्बन के स्ट्रक्चर के अंदर यहां जुड़ी हुई होती हैं। यहां हर कार्बन कंप्लीट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, ये तमाम पूरे पूरे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, जैसे ग्रेफाइट में थी। ये तमाम कंप्लीट बॉन्ड हैं। तो इस वजह से जो कार्बन है ग्रेफाइट के अंदर, ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। ये ठोकर लगने से स्लिप नहीं होता, दबाने से दबता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एटम्स क्लोजली पैक और फिक्स्ड जगह पर मौजूद होते हैं। इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, ठीक है। तो ये होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट डायमंड के अंदर। ये अरेंजमेंट डायमंड को खास प्रॉपर्टीज देती है, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डायमंड शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। डायमंड के अंदर जो स्ट्रेंथ है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये क्यों होता है? हाई स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि ये कोवलेंट सॉलिड है। कोवलेंट सॉलिड आमतौर पर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो करते। जैसे आयोडीन एक आयनिक कोवलेंट सॉलिड है, आयोडीन एक कोवलेंट सॉलिड है, और कोवलेंट सॉलिड जो है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई नहीं है। लेकिन जो डायमंड है ये भी कोवलेंट है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्ट्रेंथ रखता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन इट्स स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द रिजिड, रिजिड में तो कहते हैं सख्त, नेटवर्क ऑफ टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप का इसमें नेटवर्क बनता है, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल होगी, वो आगे फिर दूसरी टेट्राहेड्रल से जुड़ी होगी, वो फिर आगे इस तरह अगली टेट्राहेड्रल से जुड़ी होगी, ये फिर आगे इस तरह अगली टेट्राहेड्रल से जुड़ी होगी। तो इस तरह ये टेट्राहेड्रल्स का नेटवर्क कॉम्प्लेक्स शेप बनाता है। दिस टेट्राहेड्रल शेप 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मेक्स इट द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे सख्त बनाता है। विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाता है। तमाम कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट बॉन्ड होते हैं, अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो वो टूटते नहीं है, और इनकी अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रेंथ आ जाती है। आमतौर पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड से कम होती है, लेकिन यहां पे वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रह जाते हैं इसकी टेट्राहेड्रल शेप की वजह से। टेट्राहेड्रल शेप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेप है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करती है। जैसे कि राम मिस्र है, वो आज तक दुनिया में कायम है इतने लंबे अरसे तक गुजरने के बावजूद, क्योंकि वो जो शेप है वो शेप स्टेबल है। स्टेबल शेप अपने आप को डिफॉर्म नहीं करती, टूटने नहीं देती। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर, जबकि ग्रेफाइट हमने देखा था वो भी कार्बन का ही एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट वो कंडक्टर है, जबकि जो डायमंड है ये नॉन कंडक्टर है, यानी इंसुलेटर है। ऐसा क्यों है? सिंस ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड, सारे कार्बन एटम बॉन्डेड हैं, कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। विद अदर कार्बन एटम्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, रिजल्टिंग इन द स्ट्रक्चर बीइंग नॉन कंडक्टर। इसका स्ट्रक्चर नॉन कंडक्टर है। डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड में से करंट नहीं पास होता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। लास्ट आइसोटोप एलोट्रॉप बेटा कार्बन का वो है बकी बॉल्स, इसको C60 कहते हैं, 60 कार्बनों का स्ट्रक्चर। बकी बॉल्स आल्सो नोन एज फुलरेन्स। फुलरेन्स, बक मिनिस्टर फुलरीन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, ठीक है, जियोमेट्रिक के ऊपर उसने बहुत ज्यादा वर्क की। उसने इसकी शेप डिटरमिन की थी कि कार्बन की अरेंजमेंट्स इस तरह भी हो सकती है। हैव अ फुटबॉल लाइक फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब होता है जुड़े हुए,
ठीक है, हॉलो खाली, रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग क्या होते हैं, जैसे हेक्सागोन हमने बनाई, हेक्सागोन 6 कोनों वाली क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो क्लोज स्ट्रक्चर को रिंग बोलते हैं, तो ये 6 कोनों वाला रिंग है। ठीक है, 5 कोनों वाले रिंग को पेंटागोन कहते हैं। ये मेड अप 20 हेक्सागोन्स, इसके अंदर 20 हेक्सागोन्स हैं, ये एमसीक्यूज है, एंड 12 पेंटागोन, और 5 जो 12 जो हैं वो इसमें पेंटागोन है। ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन, टोटल इसके अंदर 60 कार्बन होंगे, आर बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, वो 3 कार्बन एटमों के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। व्हाट इज बकीबाल एक्सप्लेनेड स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन है जिसका ये ऊपर आंसर दिया हुआ है इसके अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर है कैसा, वो यहाँ ड्रा नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए मैं आपको अभी एक सिमुलेशन दिखाता हूं जिसमें हम देखेंगे कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। डायमंड, इसके स्ट्रक्चर के अंदर अब हम देखेंगे कि डायमंड में स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये देखें, ये टेट्राहेड्रल है, 4 ये जो बॉल्स हैं, ये 4 बॉल हैं, ये दूसरी टेट्राहेड्रल से जुड़ गई है। ठीक है, ये फिर आगे फर्दर टेट्राहेड्रल से जुड़ गई हैं, ये सामने आगे आगे जुड़ गई है, ये फिर ऊपर भी इसी तरह जुड़ेंगे, ये ऊपर भी टेट्राहेड्रल जुड़ गई हैं। ये है डायमंड का स्ट्रक्चर कि टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल के साथ जुड़ती जाती हैं और इनका ये स्ट्रक्चर डेवलप होता जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हर कार्बन कंप्लीट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक टेट्राहेड्रल बन गई, दूसरी ये टेट्राहेड्रल बन गई, तीसरी ये टेट्राहेड्रल बन गई। ये इस तरह टेट्राहेड्रल की अरेंजमेंट ये रिपीट होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, तो इसका एक खास स्ट्रक्चर बनेगा जो कि यहाँ डेवलप हो रहा है, आप ये नोट कर सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल की अरेंजमेंट्स हैं सारी जो मुकम्मल डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर बनती चली जा रही हैं। तो ये है डायमंड का फिक्स्ड स्ट्रक्चर जो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रिपीटिशन है टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल 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 रिपीट होती जाती हैं, हर तरफ से देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल ही मिलेगी। ठीक है, 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर हर साइड से डायमंड के अंदर हमें नजर आता है। अब ये जो टेट्राहेड्रल है इसको एक क्यूब में हम फिक्स कर सकते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल है, ये दूसरी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और ये तीसरी टेट्राहेड्रल है, तो ये चौथी टेट्राहेड्रल है। 4 टेट्राहेड्रल मिलकर एक जो क्यूब है उसके किनारों को कवर कर लेते हैं और हर किनारे का जो फेस है क्यूब की वो एक कार्बन से अटैच हो जाती है, तो एक ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए डायमंड को हम क्यूबिक सेंटर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं कि उसके अंदर क्यूब वाला स्ट्रक्चर भी मौजूद है। अब एक क्यूब, दूसरी क्यूब, तीसरी क्यूब, तो क्यूब को अरेंज करना कितना आसान है। तो क्यूब्स के डब्बों को जोड़ते जाएं, फिर बड़ा क्यूब बनेगा, फिर उनको जोड़ें, बड़ा क्यूब बनेगा, फिर उनको जोड़ें, बड़ा क्यूब बनेगा। तो ये क्यूब्स रिपीट होते जाते हैं और इन क्यूब्स की इन्हीं रिपीटिशन की वजह से जो ये स्ट्रक्चर है क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोज क्लोज इसके अंदर कार्बन होती हैं, तभी वो दब नहीं सकते। इसलिए वो हार्डेस्ट है, सॉफ्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड स्ट्रेंथ होती है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जो यहाँ ये कार्बन की अरेंजमेंट से आपको नजर आ रहा है। क्यूब क्यूब सारे अरेंजमेंट करके अपने आप को डायमंड के अंदर अरेंज किए हुए हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल की फॉर्म आगे जाके क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाती है, वो क्यूब्स फिर आगे जुड़ती जाती हैं, तो ओवरऑल टोटल जो है वो डायमंड का हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा है ग्रेफाइट। ये देखें, ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखें ये हेक्सागोन की लेयर है, ये एक लेयर है, ये सीधी उन्होंने यहां दिखाई हुई है। इसके अंदर हेक्सागोन्स हैं, 6 कोनों वाले सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो बॉल्स हैं, ये 6 बॉल्स जो हैं ये हेक्सागोन है। अब ये हेक्सागोन की अरेंजमेंट है। ठीक है, इनके अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं देखें ये शिफ्ट हो रहे हैं, ये घूमते रहते हैं, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन की लेयर है पूरी, ये उन्होंने लेयर सीधी करके दिखाई हुई है और ये सारे हेक्सागोन की अरेंजमेंट है। ये 2 डायमेंशन के अंदर ये लेयर्स बन गई हैं। ये है ग्रेफाइट, सारी की सारी अरेंजमेंट इसमें हेक्सागोन्स की है, हेक्सागोन्स रिपीट हुई हुई हैं और ये सारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये दूसरी लेयर उसके ऊपर आ गई है। अब नीचे ग्रीन वाली लेयर थी, उसके ऊपर ये पर्पल वाली लेयर आई है।
तो हर कार्बन एटम आगे दूसरे 3 कार्बन एटमों से जुड़ा हुआ है। अब ये लेयर, ये नीचे एक ग्रीन की लेयर है, ये ऊपर पर्पल की लेयर, फिर ऊपर ग्रीन की लेयर, ये लेयर स्ट्रक्चर है, ये लेयर स्ट्रक्चर है, ये लेयर्स हैं आपस में। अब यहां लेयर में तो बॉन्ड्स हैं, लेकिन लेयर्स के दरमियान में जो अब ये रॉड बन गए हैं, इन रॉड्स पर बॉन्ड नहीं है, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए ये लेयर्स जुड़ी हुई हैं। अब ये लेयर्स के दरमियान में ट्रेवल कर रही हैं, जहां ये ट्रेवल कर रही हैं यहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे कंडक्शन शो करते हैं, कंडक्टिविटी होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये लेयर्स के दरमियान में ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा है फुलरीन। अब ये है बकमिनिस्टर फुलरीन, यानी कि ये है बकी बाल। अब इसमें C60 इसको बोलते हैं। टोटल 60 कार्बन मिलकर इस तरह की एक बाल बनाती हैं, तो ये बाल लाइक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल लाइक। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आपको हेक्सागॉन्स भी नजर आ रही हैं और कहीं कहीं इसमें पेंटागॉन भी हैं। ये देखें, ये हेक्सागॉन्स और उनके दरमियान में एक पेंटागॉन, 4 हेक्सागॉन्स हैं और एक पेंटागॉन है, फिर आगे उनके किनारों पर पेंटागॉन है। तो इसके अंदर टोटल 20 जो हैं वो हेक्सागॉन्स हैं और 12 जो हैं वो पेंटागॉन।